हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आसनपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का वो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा आठवीं क्लास में, छठी क्लास में और सातवीं क्लास में कि हमने डेटा हैंडलिंग किस प्रकार से की थी, मतलब आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार से किया था। हम यहाँ पे आंकड़ों को कुछ थोड़ा उच्च स्तर पर ले जाके पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं सांख्यिकी की बात करूँ, सांख्यिकी में बात करता हूँ मैं आंकड़ों की, तो आंकड़े मेरे बेसिकली यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होता है प्राथमिक प्रकार के और दूसरे होते हैं द्वितीयक टाइप के आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं विद्यार्थियों? प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिनमें जो आंकड़ों का जो संकलन होता है, जो डेटा का कलेक्शन होता है, वो बिल्कुल एक नए सिरे से होता है। इसमें क्या होता है कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल नए सिरे से, मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं। और ये दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो मतलब जो आंकड़ों का संकलन करता है, वो एक तो खुद प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली जाके डेटा कलेक्ट करता है, और दूसरा होता है कि वो इनडायरेक्टली मतलब परोक्ष रूप से डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये मेरे दो तरीके हो गए प्राथमिक आंकड़ों के। दूसरे होते हैं मेरे सेकेंडरी डेटा, मीन्स द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? वो होते हैं कि मतलब डेटा तो मेरे पास पहले से पड़ा होता है, लेकिन उसको प्रकाशित किया जाता है, तो वो मेरे द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं बोलते हैं मेरे दूसरे प्रकार के। इसमें क्या होता है कि जो डेटाज होते हैं वो पहले से ऑलरेडी हमारे पास बने हुए होते हैं, उनको बस प्रकाशित करना होता है। और यहाँ पे जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो दो प्रकार से मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जैसे संस्थाएं होती है, वो संस्थाओं को आंकड़ों को तैयार करके प्रकाशित करती है। तो एक तो सोर्स वो होता है जिसे हमें सेकेंडरी डेटा मिलते हैं, और दूसरा सोर्स वो तो होता है जिसके अंदर डेटास कलेक्ट कंप्लीट तो होते हैं लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वो अप्रकाशित स्रोत कहलाता है। और वो जो डेटाज है हमें प्रलेख के अंदर मिलते हैं, हमें रजिस्ट्रार के अंदर मिलते हैं, हमें फाइलों के अंदर मिलते हैं। तो वो मेरे सेकेंडरी टाइप के डेटाज हो गए। अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज की, डेटा को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। ये आपने समझ लिया। चलिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ डेटाज है, मतलब ये मेरे को एक क्लास का एग्जाम है कि कोई 9th क्लास है, उसके बच्चे किसी साइंस के सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। उसमें से बच्चों के प्राप्त अंक की 10 में से किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। तो इनको मैं क्या करूंगा, ये मेरे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करूंगा? मैं करूंगा इनको, एक तो था मैं इनको गिनूंगा कि 2 वाले 2 नंबर कितने बचे हैं, 1 2, फिर मैं 3 वाले गिनूंगा। इनको अगर एक आसान तरीका बनाए तो हम इसको क्या टेबल के माध्यम से करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने इसको लिखा है यहाँ पे सोल्यूशन, इसको टेबल में कराना कैसे करेंगे? चलिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डेटा दे रखे हैं, तो इनको एक टेबल के माध्यम से करूंगा। तो ये तो मेरे क्या हो जाएंगे प्राप्तांक, ये कितने में से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। ये तो मेरे क्या होगा 10 में से मेरे नंबर्स हो गए, इनको मैं प्राप्त कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे करेंगे मिलान चिन्ह, और फिर बनाएंगे बराबरता सारणी। तो इस सारणी से हम इन आंकड़ों का बिल्कुल सही तरीके से एनालिसिस करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे अब यहाँ पे देखो कि 2 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा था, अब 2 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा था, 1 और 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा 1 और 2, ये मेरा हो गया 2। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। अब मैं कहता हूँ 3 को करो, 1 2 3 4 बार। कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4। तो मैंने लिखे यहाँ पे 4। फिर करते हैं अपन 4 का। तो कितनी बार हो रहा है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखना मुझे 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे 5 ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 4 लाइनें खींच के इनको क्रॉस कर दूंगा। तो ये मेरी कौन सी लाइन हो जाएगी? 5 की लाइन। ये कितने को शो कर रहा है? 5 को। फिर ये हो गया मेरा 6वां, ये हो गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और ये रहेगा मेरा 10वां। हम ऐसा करूँगा मैं इसको 10 तक। लेकिन यहाँ पे कितना पूछा है मेरे को? केवल पूछा है मेरे को 6 की बात करूँगा। तो 6 की बात मैं कैसे करूँगा? ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा मेरा 6। तो ये होगा मेरा 6। अब आप काउंट करो 5 को। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये होगा मेरा 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो ये हो गया मेरा क्या? 4। अब कितनी बार? 8 कितनी बार आ रहा है? 8 कितनी बार आ रहा है? छोड़ते हैं 1 2 3 और 4 बार। तो ये मेरा कितना आ गया? 8।
कितना बार आया, 4 बार। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको जोड़ूंगा। ये बार बार का मतलब होता है बच्चों, बार बार का मतलब होता है बार बार, मतलब ये नंबर बार बार, मतलब इन नंबरों का ये प्राप्त होगा, रिपीटेशन हो रहा है। ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार। कितनी बार हो रहे हैं, 4 बार। कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 4 बार, 4 बार। जब मैं इनको जोड़ूंगा चलिए, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे। 4 2 6 6 12 12 8 20। इसको मैं बोलूंगा सिग्मा एफ। कितना हो गया, 20। कितना है मेरे पास बच्चों, 20। तो इन सब के 20 विद्यार्थी हैं, इनका आकलन हम ऐसे करेंगे। अगर मैं ये जो मेरे होते हैं बिगड़े पर डेटास, इनको मैं बोलता हूँ अवर्गीकृत या असतत बारंबारता बंटन। ये मेरे को टेबल होती है, इसको मैं बांटना करूँ इसलिए बंटन हो गया मेरा असतत बारंबारता बंटन। अगर मैं वर्गीकृत की बात करूँ, जैसे मेरे को डेटा बहुत सारे दिए जाते हैं, बहुत सारे डेटा आते हैं मेरे पास, तो मैं उनका वर्गीकरण कैसे करूंगा, मैं उनको क्या ग्रुप्स में बांटूंगा, वर्गों के अंतराल में बांटूंगा, समान अंतराल में बांट के फिर ये टेबल बनाऊंगा। तो उनका हम एनालिसिस और भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चलिए स्टूडेंट्स, ये मेरे को डेटा दे रखे हैं बहुत सारे। ये मेरे को एक क्लास है, इसमें 30 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं और ऐसा बोला गया है कि इसकी जो बारंबारता बंटन सारणी है वो बनानी है। इसमें बोला गया है कि मेरे को 10 वर्ग होने चाहिए, वर्ग अंतराल 10 का होना चाहिए और 5 वर्ग बनाने हैं। तो वो मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, तो चलिए मैं आपको वो टेबल बना के बताता हूँ कि ये मेरे 30 क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर है। तो टेबल कैसे बनाते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं टेबल की बात करूँ, ये मेरी टेबल हो गई। कितने वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5। तो वर्ग अंतर कितने का, 10 का। में 10 का अंतर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है वो मैं काउंट करूंगा। तो 0 से 10 के बीच में काउंट करूंगा कितना आएगा, मैं करूँ 0 से 10 के बीच में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 को काउंट नहीं करूंगा मैं, और ये मेरा 5 हो गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 और मेरा कितनी बार आएगा ये, 5। ये हो गया मेरा 0 से 10 के कितने नंबर है, 5 बार पुनरावृत्ति हो रही है। 10 से 20 की बात तो शुरू कर देता हूँ। 10 से 20 तक के 20 में काउंट नहीं करना इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 ज्यादा है, 1 कितने आएंगे इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। 1 हो गया 6। तो कितने हो गए, 6। मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 यहाँ पे लिखा मैंने 6। अब मैं 20 से 30 के बीच में काउंट करूंगा तो वो कितने आएंगे, वो आएंगे मेरे, देखिए कितने हैं। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वापस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आ रही है, 9 बार। तो मैं क्या कहूँगा इसको, 1 2 3 4 ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया मेरा कितना, 9। अब मैं करूँगा 30 से 40 की वजह, 30 से 40 की वजह मैं काउंट करूँगा तो कितनी बार आएगा, ये 6 बार आएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 5 और 1 6। और अगर मैं इसको 40 से भी जो काउंट करता हूँ कितनी बार आएगा, वो मैं काउंट करता हूँ कितनी बार आएगा, वो जो आएगा मेरा 4 बार। और जब मैं इसको जोड़ूंगा, इसको मैं बोलता हूँ समीशन है, तो कितना आएगा मेरा 30। तो मतलब ये जो मेरी टेबल हो गई, ये मेरी टेबल हो गई। इस मतलब जो 30 बच्चों के विद्यार्थियों की प्राप्तांकों की जो ये जो टेबल दे रखी थी, ये जो आंकड़े दे रखे थे, उनको मैंने एक टेबल में सुव्यवस्थित तरीके से बनाया है। इस तरीके से मैं इन सभी की तुलना कर सकता हूँ। तो चलिए मेरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए स्टूडेंट्स,
अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो थे मेरे डेटा के रिप्रेजेंटेशन, उनको बारंबारता सारणी के रूप में। अगर मैं बात करूँ डेटा के रिप्रेजेंटेशन के ग्राफिकल फॉर्म की, तो अगर मैं उसको ग्राफ में या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे मेरे पास 3 प्रकार के ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहला होता है मेरा बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम, तीसरा होता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब सबसे पहले आलेखित जो दंडारेख आता है, उसके बाद बनाता हूँ आयचित्र, उसके बाद बनाता है बारंबारता बहुभुज। ये 3 प्रकार के आरेख हम बनाना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बार ग्राफ की। तो बच्चों बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ होता है कि जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दे कि कोई कंपनी है, उसकी जो मासिक वेतन है, अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दूँ। चलिए एग्जांपल पहले लिखते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि कोई परिवार है, उसकी मासिक आय 2 लाख रुपए है और उन्होंने विभिन्न मदों के अनुसार या विभिन्न मदों के अंतर्गत जो अपने महीने के होने वाले खर्च किए वो योजना बनाई है, और हमें इस योजना का दंडारेख बनाना। वो कैसे बनाएंगे? जैसे अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा कि ये जो मद है मेरे घर पे, इनके मतलब महीने में जो खर्च होता है। सबसे पहले किराने के सामान की बात करता हूँ। तो किराने के सामान महीने का कितना खर्च होता है? 4। खर्च कितने? 1000 रुपये में दे रखा है। तो कितने का खर्च होता है? महीने का 4000 रुपये किराने के अंदर खर्च होता है। और जो किराया है वो 5000 है। बच्चों की शिक्षा है वो 5000 है। दवाइयां हैं वो 2000 है। ईंधन है वो 2000 है। और मनोरंजन तथा अन्य में 1000 रुपए का खर्चा इन्होंने दे रखा है। हमें यहाँ पे इनका दंडारेख बनाना है। तो बच्चों दंडारेख को हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको चर, ये जो चर दे रखी है, ये सभी मेरे चर होते हैं, ये जो मद होते हैं, इनको मैं ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष पर इनको रखूंगा। और जो ये मेरे खर्च हैं, ये जो खर्च है इनको मैं यहाँ पे वाई एक्स पर रखूंगा। और जब मैं यहाँ पे दंड बनाऊंगा, जैसे ये मैं हो गया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो मैं रखूंगा इनको मदों को, यहाँ पे आएगा मेरा ये खर्च। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे दंड बनाऊंगा ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, कहने का मतलब ये है कि इन दंडों के बीच में कितने का अंतराल होना चाहिए वो चीज कोई मैटर नहीं करती, खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों दंडों के बीच में दूरियां समान होनी चाहिए। लेकिन 2 दंडों के बीच में, इस दंड के बीच में ये जो दूरी होती है, ये दूरी क्या होनी चाहिए? हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये दूरियां बराबर होनी चाहिए। हम ऐसे बनाते हैं दंडारेख। तो चलिए मैं आपको वो बना के बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टेबल दे रखी थी, अभी मैंने साफ कर दिया। तो ये मेरा दंड डायरेक्ट बनाया मैंने। हम पैमाना कुछ भी ले सकते हैं। जो ये मेरा दंड है, एक दंड के बीच में जो दूरी होती है वो चीज मैटर नहीं करती। लेकिन 2 दंडों के बीच जो दूरियां होती है, जो दूरियां समान होनी चाहिए। आप पैमाना कुछ भी ले सकते हो। और ये मेरे क्या हो गए, जो मेरे को दे रखे थे खर्च, और ये हो गए मेरे मद, जो मैंने मदों को लिखा है मैंने एक्स एक्स पे, और इनको खर्चों को लिखा है मैंने वाई एक्स पे। तो ये मेरे हो गए दंड आरेख। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने बताया कि ये दूरियां मैटर नहीं करती। जैसे पहले मैंने रखा था 4000, दूसरे में 5000, तीसरे के लिए शिक्षा के लिए 5000 का खर्च था, तो ये 5000 हो गए। ये मेरा हो गया 2000, ये मेरा 2000 हो गया, ये मेरा 1000। तो ये मेरे हो गए। उम्मीद है तो विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो आयत और बहुभुज वाले हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, बाय।